गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात। विवेकानंद क्लासेस उदयपुर से मैं डॉक्टर भावना शर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण के 2500 व्याख्यात्मक प्रश्नों के हल वाली 5वीं टेस्ट सीरीज। 5th टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु असंगत पदम किम? निम्नांकित में से असंगत या अशुद्ध पद कौन सा है? देखिए यहाँ 4 पद दिए हुए हैं, उसमें कोई एक पद अशुद्ध या असंगत है तो उस असंगत पद को छांटना है। ऑप्शन अ, माहेश्वर सूत्रे 42 को कहते हैं द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः। माहेश्वर सूत्रे द्विचत्वारिंशत् प्रत्याहाराः। माहेश्वर सूत्र में 42 प्रत्याहार होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अच इति स्वराः, क्या अच को स्वर कहते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, अच को स्वर कहते हैं और हल को व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन स है, यण प्रत्याहारे य व र ल वर्णाः भवन्ति। यण प्रत्याहार में य व र ल वर्ण होते हैं। तीसरा ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। लास्ट ऑप्शन है, उष्म वर्णाः श श स र भवन्ति। देखिए उष्म वर्ण जो हैं वो आपके श श स ह हैं, ध्यान दीजिएगा। उष्म वर्ण श श स और ह हैं। इनको याद रखने की ट्रिक भी मैंने आपको सिखा दी थी। सबसे पहले अपन उठ के भगवान का नाम लेते हैं तो शंकर का श पहले आएगा, और शाम होते होते हम किसी भी चीज़ को सहन करते करते थक जाते हैं तो आपको सह लास्ट में याद रखना है। पहले शंकर का श, फिर अंत में सह, और इन दोनों के बीच में षटकोण का श रखना है तो आपका उष्म वर्णों का सही क्रम ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए उष्म वर्णों में यहाँ श श स र दे रखा है, जबकि उष्म वर्ण आपके श श स ह हैं। तो पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान व्याकरणस्य प्रामाणिक ग्रंथम किम अस्ति? वर्तमान व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ क्या है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान व्याकरणस्य प्रामाणिक ग्रंथम किम अस्ति? वर्तमान व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन अ है काशिका वृत्ति, ऑप्शन ब लघु सिद्धांत कौमुदी, ऑप्शन स अष्टाध्यायी, ऑप्शन द शब्दानुशासनम। देखिए यहाँ पर अष्टाध्यायी और शब्दानुशासनम अर्थात ऑप्शन स और द ये दोनों एक ही हैं। पाणिनि के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम है शब्दानुशासनम, और यह शब्दानुशासनम 8 अध्यायों में निबद्ध हुआ, अतः इसे अष्टाध्यायी कहा गया। तो अष्टाध्यायी और शब्दानुशासनम एक ही पर्याय है, महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। किंतु ये यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता कि व्याकरण का प्राचीनतम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है तो आपका आंसर हो जाता अष्टाध्यायी या शब्दानुशासनम। किंतु हमसे यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान व्याकरण का प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, अर्थात वर्तमान में हम किस ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो वर्तमान में व्याकरण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का पाठ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ब लघु सिद्धांत कौमुदी। कई बार हमसे पूछा जाता है लघु सिद्धांत कौमुदी के कर्ता कौन हैं, तो ध्यान रहे लघु सिद्धांत कौमुदी के कर्ता हैं वरदराज आचार्य। तो ये सिंगल क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, संयुक्त स्वराः भवन्ति। संयुक्त स्वर होते हैं। संयुक्त स्वराः भवन्ति, संयुक्त स्वर होते हैं अर्थात संयुक्त स्वर निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन अ है अ आ ई ई, ऑप्शन ब है ए ओ ऐ औ, ऑप्शन स
आ, ई, उ, री। ऑप्शन द है ए, ऐ, ओ, औ। देखिए संयुक्त स्वर सारे ऑप्शन में स्वर ही दे रखे हैं, लेकिन हमसे यहाँ पर्टिकुलर संयुक्त स्वर के लिए पूछा गया है। संयुक्त स्वर आने पर हमें हिंदी में तो याद रखना है ए, ऐ, ओ, औ। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में हमें याद रखना है ए, ऐ, ओ, औ। जबकि आपको संस्कृत भाषा में यह प्रश्न पूछा गया है संयुक्त स्वराः भवन्ति, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओ, ऐ, औ। क्योंकि संस्कृत की जो वर्णमाला है वो आपकी है माहेश्वर सूत्र, और माहेश्वर सूत्रों में हमें ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च यह दिया गया है। फिर से ध्यान रखिएगा, ए, ओ, अंग, ऐ, औ, च। यहाँ पे एंग और ऐच दो प्रत्याहारों में संयुक्त स्वर हैं। तो हमें याद रखना है कि संस्कृत में प्रश्न पूछा जाए तो ए, ओ, ऐ, औ यह आपका संयुक्त स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। मनीषा पदे संधि अस्ति। मनीषा पद में कौन सी संधि है? देखिए मनीषा जो पद है उसमें हमसे संधि का नाम पूछा गया है। ऑप्शन अ है पूर्व रूप संधि, ऑप्शन ब पररूप संधि, ऑप्शन स प्रकृति भाव संधि, ऑप्शन द स्वादि संधि। देखिए मनीषा जो पद है उसमें संधि का नाम हमें पूछा गया है, किंतु मनीषा पद से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में भी एक बार बात करेंगे। देखिए मनीषा जो पद है आपका, उसका संधि विग्रह कई बार हमसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि मनीषा का संधि विग्रह हो जाएगा मनस धन ईशा। मनस धन ईशा बनेंगे आपके मनीषा। सेकंड क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हमसे पूछा जाता है वो ये है कि मनीषा में या मनस धन ईशा में टी संज्ञक पद कौन सा है? तो आपको याद रखना है टी संज्ञा ढूंढने के लिए हम प्लस के निशान के पहले वाले वर्ण से आगे बढ़ते हैं और स्वर पर हमें रुकना है। तो देखिए स से हम आगे बढ़े और स्वर अर्थात न में आने वाले अ पर हम रुक गए हैं, तो हमारा यहाँ पर स्वर सहित व्यंजन समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो यहाँ पर न में रहने वाला अ और अंत में आने वाला स, ये दोनों ही आपकी टी संज्ञा कहलाएंगे। तो यदि हमसे पूछा जाए मनीषा पद का विग्रह क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मनस धन ईशा। किंतु यदि हमसे पूछा जाए मनीषा पद का टी संज्ञक वर्ण कौन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा अस। मनीषा पद में अस टी संज्ञक वर्ण है जिनका लोप हो जाता है। हमसे यहाँ पूछा गया है मनीषा पद में कौन सी संधि है, तो मनीषा पद में पररूप संधि है। ध्यान दीजिएगा, मनीषा पद में पररूप संधि है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वैरः पदस्य संधि विच्छेदः भवति। स्वैरः इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वैरः पद का विग्रह क्या होगा? तो देखिए हमें याद रखना है, एक ऑप्शन है आपका स्वधन एरः, सेकंड ऑप्शन है स्वधन इरः, थर्ड ऑप्शन है स्वधन ऐरः, फोर्थ ऑप्शन है स्वधन इरः। देखिए स्वैरः पद का संधि विच्छेद जो है वो स्वधन इरः बनेगा, अर्थात 5वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द। स्वधन इरः में ध्यान दीजिएगा, स्व में आपका अ आ रहा है और इरः में आपकी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। आ के पश्चात ई आने पर तो सामान्यतया ए बनता है, किंतु आपको याद रखना है कि यह गुण संधि का अपवाद है, अतः अ और ई मिलके ए नहीं बनेंगे अपितु ऐ बन जाएंगे। इसी कारण आपका स्वैरः यह पद निष्पन्न हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखा है पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम किम भविष्यति। पितृ शब्द का
षष्ठी बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए पितृ में री की मात्रा ह्रस्व है, ध्यान दीजिएगा, पितृ में री की मात्रा ह्रस्व है। जिन भी वर्णों की मात्रा ह्रस्व होगी उनका षष्ठी बहुवचन बनाते समय मात्रा दीर्घ हो जाएगी। तो पितृ शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप बनेगा दीर्घ मात्रा वाला। चलिए दीर्घ मात्रा कहाँ है देखते हैं। हमसे प्रश्न पूछा गया है पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचन रूपम किम भविष्यति। ऑप्शन अ है पितृणाम। पितृणाम, यह साउंड जो है, यह आवाज़ जो है, यह तो सही है, लेकिन अभी मैंने बताया कि षष्ठी बहुवचन में मात्रा दीर्घ हो जाएगी। तो पितृणाम में त्री की मात्रा ह्रस्व है, अतः फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है आपका पितृणाम। देखिए राम का रामाणाम, तो नाम ये साउंड आपका ठीक बैठ रहा है। मूल शब्द था राम, राम का दीर्घ होके रामा बना। उसी प्रकार पितृ का दीर्घ होके बनेगा पितृ, अर्थात त्री की मात्रा दीर्घ हो जाएगी। और नाम यह साउंड आता है जैसे रामाणाम। तो आपको याद रखना है कि पितृनाम में भी दीर्घ प्लस नाम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा पितृणाम। ऑप्शन ब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है संबोधने का विभक्ति ही, अर्थात संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। देखिए संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हिंदी में तो विभक्तियाँ 8 स्वीकार की गई हैं, जबकि संस्कृत में विभक्तियाँ 7 स्वीकार की गई हैं और अंतिम पद संबोधन को विभक्ति स्वीकार नहीं किया गया है। हमसे प्रश्न पूछा है संबोधने का विभक्ति। ऑप्शन अ है संबोधन विभक्ति, ऑप्शन ब सप्तमी, ऑप्शन स अष्टमी, ऑप्शन द है प्रथमा। तो संबोधने प्रथमा यह सूत्र सुना होगा आपने, ध्यान दीजिएगा। प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र है जिसका नाम है संबोधने प्रथमा। तो आपको याद रखना है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा प्रथमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है रिक्त स्थान धातवः, अर्थात रिक्त स्थानम उचित पदेन पूरयत। रिक्त स्थान को उचित पद से पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की उचित पद से पूर्ति कीजिए। देखिए ऑप्शन अ है गमादयः, गम आदि। ऑप्शन ब है भुवादयः, भू आदि। ऑप्शन स है क्रियादयः, क्री आदि। ऑप्शन द है पठादयः, पठ आदि। तो कौन है जिनको की धातु कहा जाता है। यहाँ हमसे धातु की परिभाषा पूछी गई है और ये सभी धातुएं तो हैं, लेकिन धातु की परिभाषा में जो मूल पद होगा वही आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। तो ये जो रिक्त स्थान है ये सामान्यतया इस प्रकार है। देखिए ये रिक्त स्थान है भुवादयो धातवः, ध्यान दीजिएगा। इस रिक्त स्थान में सामान्यतया यह पद रहता है भुवादयो धातवः, अर्थात भू आदि को धातु कहा जाता है। तो धातवः से पहले हमें भी भू नाम की धातु रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब भुवादयः धातवः, भू आदि धातु हैं। देखिए संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं और सभी धातुओं में पहला गण तो है आपका भवादि गण, और भवादि गण की भी पहली धातु है भू धातु। इसी के आधार पर अर्थात भू धातु लगभग 2000 धातुओं का प्रतिनिधित्व करती है। इसी कारण भू धातु से ही भुवादयो धातवः यह सूत्र बन गया है। यह जो भुवादयो धातवः है ये धातु का सूत्र है। कभी आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि धातु का सूत्र क्या है या धातु की परिभाषा क्या है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भुवादयो धातवः। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मध्यम पुरुषे किम शब्द रूपम भवति। मध्यम पुरुष में कौन सा शब्द रूप होता है। देखिए ये जो आपका मध्यम पुरुष है ये हिंदी में कहें तो तुम का अर्थ प्रदान करता है।
मध्यम पुरुष के लिए हिंदी में तुम शब्द आता है। और आप ये देख सकते हैं कि तुम को संस्कृत में क्या कहते हैं। ऑप्शन अ है अस्मद। अस्मद का तात्पर्य है मैं। ध्यान दीजिएगा, अस्मद का तात्पर्य है मैं जो है वो अस्मद शब्द है। सेकंड ऑप्शन है युष्मद। युष्मद का तात्पर्य है तुम, अर्थात मध्यम पुरुष के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द युष्मद शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ब, मध्यम पुरुषे युष्मद शब्दः भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वारी शब्दस्य द्वितीया बहुवचन रूपम भविष्यति। वारी शब्द का द्वितीया बहुवचन रूप क्या होगा। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा एक नॉलेज देना चाहती हूँ आपको। 3 शब्द रूप आपको याद रखने हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द का नाम है अक्षी, अक्षी अर्थात आँख। दूसरा शब्द है आपका मधु, मधु अर्थात शहद। तीसरा शब्द है आपका वारी। अब देखिए, अक्षी, मधु और वारी ये तीनों ही शब्द याद रखिएगा नपुंसक लिंग हैं। ध्यान दीजिएगा, अक्षी, मधु एवं वारी ये तीनों शब्द रूप एक अलग ही पैटर्न से चलते हैं। तो आपको याद रखना है कि अक्षी, मधु एवं वारी ये तीनों ही नपुंसक लिंग शब्द हैं। नपुंसक लिंग शब्द होने के कारण इनकी प्रथमा विभक्ति एवं द्वितीया विभक्ति दोनों समान चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी भी नपुंसकलिंग शब्द की प्रथमा एवं द्वितीया दोनों विभक्तियां समान चलती हैं। हमसे पूछा गया है वारी शब्द का द्वितीया बहुवचन। देखिए, वारी शब्द की जैसी प्रथमा विभक्ति चलेगी वैसी ही द्वितीया विभक्ति चलेगी। तो प्रथमा विभक्ति का जो से एक स्पेशल रूल है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। देखिए, वारी शब्द, अक्षी या मधु, कोई भी शब्द, तीनों में से कोई भी शब्द आप जब लिखते हैं तो प्रथमा एक वचन में तो इनका रूप यही रहता है, अर्थात अक्षी के स्थान पर अक्षी ही आएगा और मधु एवं वारी के स्थान पर मधु वारी ही आएगा। न तो मात्रा में परिवर्तन होगा, न अनुस्वार लगेगा, न विसर्ग लगेगा। तो अक्षी के स्थान पर अक्षी ही आएगा। अब प्रॉब्लम है प्रथमा विभक्ति का द्विवचन एवं बहुवचन। तो देखिए, आपको ये याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति के द्विवचन एवं बहुवचन में क्या चेंजेस आएंगे। द्विवचन में जो भी मात्राएं होंगी वो लगेंगी छोटी बड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो मात्राएं होंगी वो आपको याद रखना है कि छोटी बड़ी आएगी पहले और बाद में बड़ी छोटी आएगी। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में पहले मात्रा हो जाएगी छोटी बड़ी और बहुवचन में मात्रा हो जाएगी बड़ी छोटी। तो इस आधार पर हमसे पूछा गया है वारी शब्द। वारी शब्द को अब पूरा एक रूप प्रथमा विभक्ति बोलकर सुनाती हूँ। वारी, वारिणी, वारिणी। इसका द्वितीया विभक्ति भी सेम रहेगा नपुंसकलिंग होने के कारण। तो द्वितीया विभक्ति भी बनेगा वारी, वारिणी, वारिणी। देखिए, द्विवचन में तो मात्रा हो जाएंगी छोटी बड़ी, किंतु बहुवचन में मात्रा हो जाएगी बड़ी छोटी। चाहें तो कॉपी में नोट कर लें, इन तीनों शब्द रूपों में से एक शब्द के आने की संभावना लगभग 100% है। हमसे पूछा गया है वारी शब्द का द्वितीया बहुवचन। तो आपको बहुवचन में मात्रा करनी है बड़ी छोटी, द्विवचन में करनी थी छोटी बड़ी, जबकि आपको बहुवचन में मात्रा कैसी करनी है, बड़ी छोटी। बहुवचन में मात्रा हो जाएगी बड़ी छोटी। अब देखिए, वारिणी की मात्रा बड़ी छोटी कहाँ हुई है। वारिणी की मात्रा बड़ी छोटी हमें दिखाई दे रही है ऑप्शन स में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा वारिणी, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। युष्मत इति का विभक्ति। युष्मत में कौन सी विभक्ति है। ध्यान दीजिएगा, युष्मत इति का विभक्ति ही। देखिए, युष्मत शब्द सबसे पहले तो ये ध्यान रहे कि ये युष्मत अर्थात तुम, और तुम जो है वो मध्यम पुरुष में प्रयुक्त होता है, जिसे कि हिंदी में तुम कहा जाता है। अब युष्मत शब्द की हमसे विभक्ति पूछी गई है। ध्यान दीजिएगा, युष्मत का त हलंत है। ध्यान दीजिएगा, युष्मत का त हलंत है। जिन भी विभक्तियों में त हलंत आता है
वो सामान्यतया पंचमी विभक्ति का रूप रहता है। जैसे आपने राम शब्द देखा होगा, राम शब्द का पंचमी विभक्ति बनता है रामात, तो त हलंत जहाँ आता है वो पंचमी विभक्ति का रूप है। किंतु आपको याद रखना है कि अस्मद अर्थात मैं और युष्मद अर्थात तुम, ध्यान दीजिएगा, युष्मद अर्थात मैं, युष्मद अर्थात तुम, अस्मद अर्थात मैं, इन दोनों शब्दों में पंचमी विभक्ति एक वचन तो बनेगा मत अर्थात मुझसे और त्वत अर्थात तुमसे, मत एवं त्वत। किंतु इनके पंचमी विभक्ति के बहुवचन रूप बन जाएंगे अस्मत् एवं युष्मत्। ध्यान दीजिएगा, हमसे प्रश्न पूछा गया था युष्मत में कौन सी विभक्ति है। मैं आपका एक कॉमन सेंस डेवलप कर रही हूँ, जहाँ पर भी त हलंत आएगा वो पंचमी विभक्ति होगी। अब बात कर रहे हैं अस्मत् एवं युष्मत शब्द की। अस्मत् अर्थात मैं जब भी होगा तो आपको याद रखना है कि पंचमी विभक्ति के एक वचन में तो आएगा मत एवं बहुवचन में आएगा अस्मत्। इसी प्रकार तुम अर्थात मध्यम पुरुष की जब बात होगी तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में आएगा त्वत एवं बहुवचन में आएगा युष्मत। तो हमसे अभी पूछा गया है कि युष्मत इति का विभक्ति, देखिए युष्मत आपको दिखाई दे रहा है पंचमी विभक्ति के बहुवचन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब पंचमी। याद रहे सामान्यतया त हलंत पंचमी विभक्ति में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। वैषयिक आधारस्य उदाहरणम अस्ति। वैषयिक आधार का उदाहरण क्या है। देखिए आधार जो है उसमें सदैव सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। ज्ञात होगा आपको आधारो अधिकरणम सूत्रानुसार आधार में सदैव पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कई बार हमसे पूछा जाता है आधारः कतिविधः अर्थात आधार कितने हैं, तो आपको याद रखना है कि आधारः त्रिविधः अर्थात आधार 3 है। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार एवं अभिव्यापक आधार, ये 3 प्रकार के आधार हैं। हमसे पूछा गया है वैषयिक आधार का उदाहरण क्या है। ध्यान रहिए आधार 3 प्रकार के थे, औपश्लेषिक, वैषयिक एवं अभिव्यापक आधार। हमसे वैषयिक आधार की बात कही गई है। वैषयिक आधार का उदाहरण क्या है। ऑप्शन अ है कटे आस्ते अर्थात चटाई पर बैठता है। ऑप्शन ब है तिलेषु तेलम अर्थात सभी तिलों में तेल है। ऑप्शन स है मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्ष में मेरी रुचि है। ऑप्शन द है ऋषि ही भूमौ शेते ऋषि भूमि पर सोता है। हमसे वैषयिक आधार पूछा गया है। देखिए वैषयिक आधार सामान्यतया वह आधार है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी रुचि या किसी विषय के बारे में जिज्ञासा प्रकट करता है। तो देखिए ऑप्शन अ है कटे आस्ते चटाई पर बैठता है। यहाँ चटाई जो है वो भौतिक आधार है और भौतिक आधार जब भी होगा तो वहाँ पर औपश्लेषिक आधार कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा भौतिक आधार सामान्यतया औपश्लेषिक आधार कहलाता है और चटाई भौतिक आधार है, अतः यह औपश्लेषिक आधार की श्रेणी में आता है। ऑप्शन ब है तिलेषु तेलम तिलों में तेल है। देखिए इस संसार में जहाँ जहाँ तिल है उस प्रत्येक तिल में तेल है, अतः तिलेषु तेलम अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा ये अभिव्यापक आधार का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन है मोक्षे इच्छा अस्ति मोक्ष में मेरी रुचि है। देखिए अभी मैंने बताया था कि जो वैषयिक आधार है वो किसी विषय या किसी रुचि के बारे में बात करेगा, तो यहाँ कोई व्यक्ति मोक्ष के प्रति अपनी रुचि एवं जिज्ञासा बता रहा है, अतः मोक्षे इच्छा अस्ति यह वैषयिक आधार का उदाहरण हो जाएगा। देखिए अंतिम उदाहरण है ऋषि ही भूमौ शेते ऋषि भूमि पर सोता है। तो ये आपका औपश्लेषिक आधार हो जाएगा क्योंकि भूमि जो है वो भौतिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
समासः पदस्य प्रकृति प्रत्ययौ कौ। समास पद का प्रकृति एवं प्रत्यय क्या है, अर्थात समास पद में प्रकृति अर्थात मूल धातु एवं प्रत्यय क्या है, या समास शब्द कैसे निष्पन्न हुआ है। देखिए समास शब्द में सम उपसर्ग अस धातु एवं घय प्रत्यय होता है। ध्यान दीजिएगा, समास शब्द में सम उपसर्ग अस धातु एवं घय प्रत्यय होता है। देखिए सम उपसर्ग अस धातु एवं घय प्रत्यय हमें कहाँ मिल रहे हैं। ऑप्शन स को देखिए, सम उपसर्ग अस धातु और घय प्रत्यय हमें मिलते हैं ऑप्शन स में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। देखिए रीट परीक्षा में कोई एक व्युत्पत्ति अवश्य पूछी जाएगी, अतः मैंने सभी हर टेस्ट सीरीज में कम से कम 1 या 2 व्युत्पत्तियां लाने का पूरा प्रयास किया है। मेरी टेस्ट सीरीज देखते समय क्वेश्चन आंसर को यहीं लर्न कर दीजिए, क्योंकि बाकी आपके पढ़ने के लिए बहुत सारा मैटर बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सम उपसर्ग अस धातु एवं घय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। अभावः पदे अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणं किम। अभाव पद में अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या होगा। देखिए हमसे कहा गया है कि अभाव अर्थ में अव्ययीभाव समास के बहुत सारे उदाहरण हैं, तो अव्ययीभाव समास का अभाव पद से संबंधित उदाहरण यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन अ है अमक्षिका, ऑप्शन ब है निर्मक्षिका, ऑप्शन स निर्मक्षिकम, ऑप्शन द नमक्षिका। ध्यान दीजिएगा, अव्ययीभाव समास में अभाव अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए अभाव के लिए निर उपसर्ग का प्रयोग होता है, और आपको ध्यान है कि अव्ययीभाव समास में पहला पद रहता है आपका अव्यय, दूसरी पद रहती है आपकी संज्ञा, और तीसरा पद आपका रहता है नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अव्यय, संज्ञा और नपुंसकलिंग ये तीनों का मेल होगा तो ही अव्ययीभाव समास बनेगा। देखिए यहाँ पर अभाव के लिए निर अव्यय का प्रयोग हुआ है, ध्यान रहे। निर अव्यय का प्रयोग केवल हमारे ऑप्शन ब एवं ऑप्शन स में ही हुआ है। अब देखिए निर अव्यय का प्रयोग तो हो चुका है, लेकिन हमारा जो सीक्वेंस है कि पहले आपका अव्यय आएगा, फिर संज्ञा आएगी, फिर नपुंसकलिंग आएगा, यह कहाँ पर सूट करता है। देखिए ऑप्शन स को निर आपका अव्यय है तो पहला पद आपका अव्यय हो जाएगा। मक्षिक आपकी संज्ञा है मक्षिका, तो ये पद भी आपका बिल्कुल सही हो गया। और निर्मक्षिकम यहाँ पर अम आ रहा है, अम आपका नपुंसकलिंग का द्योतक है, अतः क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। त्वाम माम च रिक्त स्थान हरिः, त्वाम माम च रिक्त स्थान हरिः, रिक्त स्थाने उचित अव्ययम किम भविष्यति। रिक्त स्थान में उचित अव्यय क्या होगा। देखिए अव्यय से संबंधित प्रश्न है ये, और ये सामान्यतया कारक का भी प्रश्न है। कारक प्लस अव्यय दोनों का सम्मिलित एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए एग्जाम में भी सामान्यतया 2-3 टॉपिक को मिलाकर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत वाइड है, जबकि मार्किंग आपकी बहुत कम है। तो ऐसा हो सकता है कि प्रत्यय, अव्यय, कारक, अशुद्धि संशोधन, इन बड़े बड़े टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो 2-3 टॉपिक मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। त्वाम माम च रिक्त स्थान हरि। अब क्या भर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सह अर्थात साथ में, तो तुम्हारे और मेरे साथ में हरि है। सेकंड ऑप्शन है अंतरा का तात्पर्य है बीच में। थर्ड ऑप्शन है अंतरेण का तात्पर्य है बिना। ऑप्शन द है विना का तात्पर्य भी बिना या अभाव है। देखिए
यहाँ सह सबसे पहले ऑप्शन में सह दे रखा है। यदि हिंदी अर्थ करने पर तो तुम्हारे और मेरे साथ में हरि है, यह बिल्कुल सही बन रहा है। लेकिन व्याकरणात्मक दृष्टि से सह अव्यय का प्रयोग होने पर सदैव सह के आगे वाले पद में तृतीया विभक्ति आएगी। इस नियमानुसार तो त्वाम और माम में तृतीया विभक्ति आनी चाहिए थी, जबकि त्वाम और माम में द्वितीया विभक्ति दिखाई दे रही है। अतः सही ऑप्शन नहीं होगा। सह जो आपका ऑप्शन नंबर अ है वह नहीं होगा। ऑप्शन ब है अंतरा। अंतरा का तात्पर्य है बीच में, तो इसका हिंदी अर्थ करने पर तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है, यह स्पष्ट रूपेण ज्ञात होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंतरा अंतरेण युक्ते कारक के इस द्वितीय विभक्ति के सूत्रानुसार अंतरा शब्द का प्रयोग होगा। तो आपका पूरा पद बन जाएगा त्वाम माम च अंतरा हरि, अर्थात तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। सह ग्रामम गच्छति वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भविष्यति। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य में रूप क्या होगा? देखिए, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता में तृतीया विभक्ति देनी है, ध्यान दीजिएगा। कर्ता जो है आपका, उसमें आपको तृतीया विभक्ति लगानी है। सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रामम, अर्थात गांव को। ये जो आपका कर्म है, कर्म में सदैव आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है। गच्छति, ये आपकी जो क्रिया है वो परस्मै पद में है और आपको क्रिया करनी है सदैव आत्मने पद में। ध्यान दीजिएगा, क्रिया आपको सदैव लगानी है आत्मने पद में। ये परिवर्तन करने पर कोई भी कर्तृवाच्य का वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाएगा। सह ग्रामम गच्छति, सह का तृतीया विभक्ति है तेन, और तेन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन ब एवं ऑप्शन स दोनों में। दूसरा पद है ग्रामम। ग्रामम के स्थान पर हमें प्रथमा विभक्ति लगानी है और ग्रामम का प्रथमा विभक्ति हो जाएगा ग्रामः, और ग्रामः हमें दिखाई दे रहा है दोनों ही ऑप्शन में। अब देखते हैं, आपकी गच्छति है क्रिया, और क्रिया जो कि परस्मै पद में थी उसको आपको आत्मनेय पद करना है। और परस्मै पद से आत्मनेय पद में क्रिया परिवर्तित करते समय मूल धातु में केवल यते जोड़ना होता है। गच्छति की मूल धातु है गम, और गम के साथ यते जोड़ने पर रूप बनेगा गम्यते। ध्यान दीजिएगा, गच्छ्यते कदापि नहीं होगा, क्योंकि मूल धातु में यते जोड़ना है, और गच्छति की मूल धातु है गम, और गम में मूल धातु जोड़ने पर गम्यते यह रूप बनता है। तो सह ग्रामम गच्छति, इसका मूल रूप हो जाएगा तेन ग्रामः गम्यते, अर्थात कर्मवाच्य रूप हो जाएगा तेन ग्रामः गम्यते। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उपहारः पदस्य विग्रहम किम। उपहार पद का विग्रह क्या है? उपसर्ग होगा। देखिए, कभी भी उपसर्ग परिवर्तित नहीं होते हैं, न उपसर्गों में के रूप चलते हैं, तो उपसर्ग के स्थान पर उप ही होगा। और आपको याद रखना है कि हारह बनाने के लिए क्या करें, तो आपको याद रखना है कि ह्री धातु में जब हम घय प्रत्यय आदेश करते हैं तो घय प्रत्यय आने पर जो भी आपकी धातु है उसको वृद्धि आदेश हो जाती है। तो ह्री धातु में री है, री की वृद्धि हो जाएगी आर। ध्यान दीजिएगा, री की वृद्धि होती है आर। तो ह्री धातु में घय प्रत्यय करने पर बनता है हारह, और आगे आपको उपसर्ग लगाना है। तो उपसर्ग लगाने पर उपसर्ग, ह्री धातु एवं घय प्रत्यय, इन तीनों के योग से आपका उपहारः शब्द निष्पन्न होता है। उपसर्ग, ह्री धातु एवं घय प्रत्यय। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। माता तंडुलान ओदनम पचती। माता कच्चे चावल से भात पकाती है। वाक्यस्य लृट लकार रूपम। इस वाक्य का लृट लकार अर्थात भविष्य काल रूप क्या होगा। देखिए, कभी भी लकार परिवर्तन वाले प्रश्नों में आपको केवल धातु परिवर्तित करनी है, कर्ता और कर्म परिवर्तित नहीं करने हैं। जो धातु आपको दे रखी है वो जिस वचन में होगी उसी वचन में आपको परिवर्तित करनी पड़ेगी। तो देखिए, माता तंडुलान ओदनम पचती, माता कच्चे चावल से भात पकाती है। तो यहाँ आपकी क्रिया हो गई पचती। पचती आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ध्यान दीजिएगा। पचती आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो आपको भी लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन करना पड़ेगा। देखिए, लृट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो बनता है पक्ष्यति। ध्यान दीजिएगा, वो बनता है पक्ष्यति। तो पक्ष्यति रूप जिस ऑप्शन में होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ लिखा है पचिष्यति। पचिष्यति रूप कभी नहीं बनता। पचष्यति यह रूप भी कभी नहीं बनता। नेक्स्ट दे रखा है पक्ष्यति, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माता तंडुलान ओदनम पक्ष्यति। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रवण कुमारः पितृभक्तः आज्ञाकारी च आसीत्। श्रवण कुमार पितृभक्त एवं आज्ञाकारी आसीत्। आसीत् अर्थात थे। वाक्ये अस्मिन् विशेषण पदम विद्यते। इस वाक्य में विशेषण पद क्या होगा। ऑप्शन अ है कुमारः, ऑप्शन ब है चास्ति, ऑप्शन स है पितृभक्त, ऑप्शन द है आज्ञाकारी। ध्यान दीजिएगा, विशेषण पूछा गया है और जो विशेषण है आपका वो सामान्यतया विशेषता रहती है। यहाँ करता है श्रवण कुमार, तो श्रवण कुमार की कौन कौन सी विशेषताएं इस वाक्य में दी गई हैं ये हमसे पूछा गया है। देखिए, श्रवण कुमार आपका कर्ता है और आसीत अर्थात था यह आपकी क्रिया है। इसके अतिरिक्त दो पद बच गए हैं, एक है आपका पितृभक्त, दूसरा है आज्ञाकारी। तो श्रवण कुमार पितृभक्त एवं आज्ञाकारी था। यहाँ दोनों आपकी विशेषताएं हैं अर्थात विशेषण हैं, अर्थात यहाँ पितृभक्त और आज्ञाकारी दोनों विशेषण कहलाएंगे। ऑप्शन फर्स्ट है कुमारः, श्रवण कुमारः यह नाम है। ऑप्शन ब है चास्ति, यह पद भी अशुद्ध है। ऑप्शन स है पितृभक्त, ऑप्शन द है आज्ञाकारी। तो देखिए, पितृभक्त एवं आज्ञाकारी यह दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा य स द उभौ अर्थात स एवं द दोनों ही शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। छाया के समान मित्रता होती है। खल अर्थात बुरे एवं सज्जना नाम अर्थात अच्छे व्यक्तियों की। देखिए, यहाँ पर हमसे छंद पूछा गया है। छंद का मेरा वीडियो बहुत ही सरल भाषा में बनाया गया है, उसको आप अवश्य देखें एक बार। हमसे पूछा गया है छायेव मैत्री खल सज्जना नाम, इस पद्यांश में कौन सा छंद है। देखिए, किसी भी अनसीन लाइन से छंद छांटते समय सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें पूरे अक्षर जो कि हलंत ना हो आधे ना हो ऐसे पूरे अक्षरों को गिनना है। देखिए, यहाँ पर छायेव मैत्री वाले पद में पूरे जो वर्ण हैं वो एकादश अर्थात 11 हैं। पूरे वर्ण गिनने के पश्चात आपको ध्यान रखना है कि पहले 3 पद कौन से हैं, अर्थात पहले 3 पद हैं आपके छायेव। ध्यान दीजिएगा, पहले आपके जो 3 पद हैं वो हैं छायेव। देखिए, छा में आ रहा है अर्थात गुरु मात्रा आएगी। ये में ए आ रहा है अर्थात गुरु मात्रा आएगी। व अर्थात अह्रस्व है अर्थात लघु मात्रा आएगी। तो देखिए, 11 वर्ण होने पर यदि पहले 2
चिन्ह आपके गुरु हो जाएं तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ सदैव इंद्र वज्रा छंद होगा। फिर से बात करेंगे, पूरे अक्षर होंगे 11 और स्टार्टिंग के 2 जो वर्ण हैं उन पर यदि गुरु मात्रा लग जाए तो वो आपका इंद्र वज्रा छंद कहलाएगा। तो छाये व मैत्री खल सज्जना नाम में 11 वर्ण भी थे और स्टार्टिंग में 2 वर्णों पर गुरु मात्रा भी लगी है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र वज्रा छंद। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर है ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। सप्तदश वर्णात्मकः छंदः नास्ति। 17 वर्णों वाला छंद नहीं है। देखिए, छंदों पर मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से आपको 1 सेकंड में अपठित पद्य से छंद कैसे छांटे वह बताया है। तो मैंने आपको बताया है कि 17 वर्णों पर 3 छंद रहते हैं। एक तो है आपका हरिणी, एक है शिखरिणी और एक आपका है मंदाक्रांता। देखिए, 17 को हमने ऐसे याद किया है, हरि शिखर पे मंद चल। ध्यान दीजिएगा, हरि शिखर पर मंद चल, ये हमने एक ट्रिक बनाई थी क्योंकि वहाँ पर तो है खतरा और खतरा से याद हो जाएगा 17। तो 17 वर्णों पर हरि शिखर पर मंद चल अर्थात हरिणी, शिखरिणी और मंदाक्रांता तीनों छंद हैं और शिखर पर खतरा रहता है। खतरा से आपको 17 ऑप्शन याद हो जाएगा। हमसे पूछा गया है सप्तदश अर्थात 17 वर्णों वाला छंद कौन सा नहीं है। तो देखिए, हरिणी 17 वाला है, शिखरिणी भी है, मंदाक्रांता भी है। तो वियोगिनी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि वियोगिनी में 17 वर्ण नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। छिद प्लस तुमुन इति भविष्यति। छिद धातु के साथ तुमुन प्रत्यय मिलाने पर क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा, इसकी व्युत्पत्ति कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, धातु का नाम है आपका छिद और प्रत्यय का नाम है तुमुन। तुमुन प्रत्यय में सदैव तुम शेष रहता है, आपको ज्ञात होगा। देखिए, तुमुन प्रत्यय लगाने पर मूल जो धातु है इसमें आने वाले ई एवं ऊ को गुणादेश हो जाता है। तो तुमुन प्रत्यय पीछे लगा है, इस कारण छी में जो ई की मात्रा है इसका गुणादेश होकर बन जाएगा छे। और ये जो द दे रखा है इसमें चर्त्व संधि होकर द का बन जाएगा त। द हलंत था तो त भी हलंत रहेगा। अब देखिए, हमको मिला है छेत, हमारे पास पद है छेत और इस छेत में मिलाना है तुम, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा छेदतुम अर्थात छेद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा छेदतुम और छेदतुम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन द में। छिद प्लस तुमुन छेदतुम रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है उक्तवान पदे का धातु अर्थात उक्तवान पद में कौन सी धातु है। देखिए, वान जो आपका पद है वो सामान्यतया क्तवतु प्रत्यय में रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो पीछे वान पद दे रखा है वो सामान्यतया क्तवतु प्रत्यय में शेष रहता है। तो प्रत्यय का नाम तो हो जाएगा क्तवतु और मूल धातु आपकी यहाँ ऑप्शन नंबर अ में दे रखी है उक्त, सेकंड है वच, थर्ड है वद और फोर्थ है आपकी भ्रू धातु। देखिए, भ्रू जो धातु है वो मूल धातु है। भ्रू धातु से भ्रुवो वची एक सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। भ्रुवो वची सूत्रानुसार भ्रू को आदेश होता है वच। ध्यान दीजिएगा, भ्रुवो वची सूत्रानुसार भ्रू को वच आदेश होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वच में व जो है उसका संप्रसारण हो जाता है और संप्रसारण होकर व के स्थान पर आदेश हो जाता है उ। और आपने एक सूत्र सुना होगा चौकू, चौकू सूत्रानुसार च के स्थान पर क आदेश हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वच धातु में
क्तवतु प्रत्यय मिलाने पर वच धातु में क्तवतु प्रत्यय मिलाने पर वच को उक आदेश हो जाता है और ये पूरा पद बन जाता है उक्तवान। तो उक्तवान पद की मूल धातु हो गई वच। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में वद भी दे रखा है जो कि सर्वथा गलत है। और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वच और वद में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी कारण मैंने यहाँ सिद्धि करके बताई है कि वच में च है और चौकू सूत्रानुसार च को क होता है, तो आपका व द नहीं व च ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है भोग्यम एवं भोज्यम च पदे का धातु। भोज्यम और भोग्यम इन दोनों पद में कौन सी धातु है? देखिए, भोज्यम अर्थात भोजन करना और भोग्यम अर्थात उपभोग करना, इन दोनों की धातु मुझसे पूछी गई है। तो देखिएगा, मूल उपभोग करना एवं भोग करना, इसकी मूल धातु है भुज। भुज से ही हमारा भोजन शब्द बना है। ध्यान दीजिएगा, भुज से ही भोजन एवं उपभोग शब्द बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा भुज, ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। धरेयम पदस्य विग्रहो अस्ति। धरेयम पद का विग्रह क्या है? देखिए, किसी भी संधि पद में यदि बिल्कुल सेंटर में ए या ओ आता है, ध्यान दीजिएगा, ए ओ अर, तो संधि का नाम हो जाएगा गुण संधि। तो सबसे पहले तो धरेयम में बिल्कुल सेंटर में हमें ए नज़र आ रहा है, तो ए ओ अर आने पर गुण संधि होती है। यहाँ पर हमें ए दिखाई दे रहा है, तो हमारी संधि का नाम तो हो जाएगा गुण संधि। सेकंड ऑप्शन हमसे पूछा गया है कि धरेयम पद का विग्रह क्या होगा। देखिए, जो हमारा ए दिखाई दे रहा है, उस ए के मूल में होता है, आगे तो होता है आपका अ या आ में से कोई, और पीछे होता है आपका किसी भी प्रकार की ई। तो आपको भी विग्रह करते समय इसी ट्रिक से विग्रह करना है कि यदि ए दिखाई दे रहा है तो उसके बैकग्राउंड में क्या था पहले, तो ए के बैकग्राउंड में था आ के साथ ई मिलेंगे तो ए बनेगा। तो विग्रह करते समय हमको आगे वाले पद में आ रखना है और पीछे वाले पद में ई रखना है। तो देखिए, हमारे पास धरेयम में मूल शब्द होगा धरा। धरा अर्थात पृथ्वी, और पीछे वाले शब्द में हमें ई रखना है। देखिए, ई हमें नज़र आ रहा है ईयम में, धरा ईयम, और ईयम में ई की मात्रा सदैव छोटी होती है। हमारे पास दो ऑप्शन थे, छोटी ई एवं बड़ी ई, तो ईयम में ई की मात्रा सदैव छोटी आती है, तो धरेयम हमारा सही पद हो जाएगा। धरेयम पद का विग्रह हो जाएगा धरा प्लस ईयम अर्थात यह पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। प्रत्यादिष्टा पदस्य विग्रहम किम। प्रत्यादिष्टा पद का विग्रह क्या होगा? देखिए, समस्त पद में यदि य र ल व आते हैं और उनके आगे वाला अक्षर आधा रहता है तो संधि का नाम हो जाता है यण संधि। प्रत्यादिष्टा में भी य के आगे हमें त दिखाई दे रहा है जो कि आधा अक्षर है, तो संधि का नाम यहाँ पर हो गया यण संधि। देखिए, प्रत्यादिष्टा पद का विग्रह क्या होगा? उपसर्ग हमें दिखाई दे रहा है प्रति। ध्यान दीजिएगा, हमें एक उपसर्ग दिखाई दे रहा है प्रति। तो प्रति उपसर्ग में ये जो ई है, इसको इको यणची से य आदेश हो जाएगा, तो आपका मूल पद बन जाएगा प्रत्यय। और प्रत्यय में यदि आदिष्टा मिला दिया जाए तो आपका पद बन जाएगा प्रत्यादिष्टा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन हो जाएगा प्रतिधन आदिष्टा बराबर प्रत्यादिष्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 27। श्यामः गृहम परित्यज्य वनम गतवान। श्याम घर को छोड़कर वन गया। रेखांकित पदस्य विग्रहो अस्ति। रेखांकित पद का विग्रह क्या है? देखिए, रेखांकित पद है आपका परित्यज्य। परित्यज्य सामान्यतया परि उपसर्ग
त्यज धातु से बना है। देखिए परि उपसर्ग और त्यज धातु तो सारे ही ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें पता लगाना है कि प्रत्यय कौन सा होगा। देखिए क्यप में भी य शेष रहता है, ल्यप में भी य शेष रहता है, यत में भी य शेष रहता है और ण्यत में भी यही शेष रहता है। लेकिन आपको याद रखना है कि कोई धातु यदि उपसर्ग युक्त है तो उपसर्ग युक्त धातुओं का प्रयोग होने पर सदैव ल्यप प्रत्यय लगता है। फिर से सुनेंगे, उपसर्ग युक्त धातुओं का प्रयोग होने पर सदैव ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त होता है, जिसका सूत्र है, जिसका प्रमुख अर्थ है कि किसी कार्य को करके अथवा करने के पश्चात समान कर्तृकयोः पूर्वकाले क्तवो ल्यप, अर्थात एक कर्ता होगा और उसके वह दो कार्य करेगा तो कोई कार्य करके अथवा करने के पश्चात इस अर्थ की अभिव्यक्ति में ल्यप प्रत्यय लगेगा और ल्यप प्रत्यय सदैव उपसर्ग युक्त धातुओं में रहता है। तो यहाँ परि उपसर्ग आ गया, त्यज धातु आ गई, इस कारण ल्यप प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। व्यवहारेण रिक्त स्थान जायन्ते रिपवस्तथा। व्यवहार से जायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं रिपव तथा। रिपव शब्द का तात्पर्य है रिपु, रिपु का तात्पर्य है शत्रु। तो हमसे कहा गया है कि व्यवहार से ही रिक्त स्थान उत्पन्न होते हैं शत्रु तथा। व्यवहार से ही शत्रु तथा उत्पन्न होते हैं, तो शत्रु के साथ पद आ जाएगा मित्र। देखिए रिपु एक वचन है, जबकि रिपुहु रिपु रिपवह अर्थात रिपवह बहुवचन है। तो हमें मित्र शब्द का भी बहुवचन रूप लेना पड़ेगा और मित्र शब्द का बहुवचन रूप हो जाएगा मित्राणि। तो जिस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है तो वो हमारा मित्र बन जाएगा, किंतु जिस व्यक्ति के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है वो हमारा शत्रु बन जाता है। तो मित्र और शत्रु सामान्यतया व्यवहार से बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। सह रिक्त स्थान 5 बजे तक पठती। देखिए ये जो 5 बजे तक लिखा हुआ है ये आपका रिक्त स्थान वाला पद है और इस रिक्त स्थान वाले पद का संस्कृत में समय क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ऑप्शन अ है पंचवादनम यावत, ऑप्शन अ है पंचवादनम यावत 5 बजे तक। ऑप्शन ब है पंचवादन पर्यंतम 5 बजे तक। ऑप्शन स है प्रथमौ द्वौ विकल्पौ पहले 2 विकल्प। ऑप्शन द है षड्वादन पूर्वम 6 बजे से पहले। तो देखिए 5 बजे तक को संस्कृत में यावत और पर्यंतम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तक जो शब्द है समय सीमा निर्धारित करने का, उसे संस्कृत में यावत एवं पर्यंतम कहते हैं और 5 बजे को पंचवादनम कहेंगे। तो 5 बजे तक को पंचवादनम यावत एवं पंचवादनम पर्यंतम दोनों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है 86 अर्थात 86 पदस्य समुचित उत्तरम किम भविष्यति। 86 पद का समुचित उत्तर क्या होगा। ऑप्शन अ है षडशीति, ऑप्शन ब है षटशीति, ऑप्शन स है षडशीति, ऑप्शन द है सर्वे। देखिए संस्कृत भाषा में 86 को षड अशीति कहेंगे। सबसे पहला आपका पद है षड और दूसरा आपका पद है अशीति। ध्यान दीजिएगा, अशीति को 80 कहा जाता है। 80 और 6 86। देखिए षड का ड हलंत है, उसमें यदि अ मिल जाता है तो ड पूरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, षड के ड हलंत में जब अशीति का अ मिल जाएगा तो षड का ड जो है वो पूरा हो जाएगा। जबकि देखिए ऑप्शन अ में
षडशीति में ड हलंत है, तो ये ऑप्शन गलत है। षटशीति में भी ट हलंत रह गया है, वो भी गलत है, क्योंकि षड का ड अ के साथ मिलकर अपने आप को पूरा कर देगा और अ जो है वो ड में मिल जाएगा। तो एक तो ड हलंत नहीं होगा और एक अ दिखाई नहीं देगा। ये दोनों कंडीशन हमें चाहिए और ये दोनों कंडीशन हमें मिलती है ऑप्शन स में। तो प्रश्न नंबर 30, 86 पद का समुचित उत्तर क्या होगा? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा षडशीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31, 99 संख्यायाः समुचित उत्तरम किम भविष्यति? 99 संख्या के लिए समुचित उत्तर क्या होगा? देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका एकोनशतम, अर्थात 100 में एक कम। 100 में एक कम को 99 कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है ऑप्शन है आपका नवनवति। नवति का तात्पर्य है 90 और 90 में यदि 9 मिला दिए जाएं तो वो 99 बनेंगे। सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। एकान्न शतम, एक नहीं है 100 में, 100 में एक नहीं होना भी सामान्यतया 99 का ही द्योतक है। ऊन शतम, ऊन अर्थात एक कम है 100 में। तो देखिए ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो 99 संख्या के लिए समुचित उत्तर क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन एक और बना देते हैं हम, सर्वे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर्वे। ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 32, 250 संख्यायाः कृते शुद्ध उत्तरम किम नास्ति? 250 संख्या के लिए सही उत्तर कौन सा नास्ति अर्थात नहीं होगा? अर्थात 250 संख्या को क्या नहीं कहते हैं? ऑप्शन अ है 50 अधिकम द्विशतम। 50 अर्थात 50, अधिकम अर्थात ज़्यादा हैं, द्विशतम अर्थात 200 पर। 50 अंक ज़्यादा हैं 200 पर, जिसे द्विशतम अर्थात 200 पर 50 अंक ज़्यादा हैं तो 250 कहेंगे। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पंचशतोत्तरम द्विशतम, पंचशत उत्तरम, उत्तरम अर्थात भी ज़्यादा है। 50 अर्थात 50 ज़्यादा है, द्विशतम अर्थात 200 पर, 200 पर 50 ज़्यादा होना 250 कहलाता है, अर्थात सेकंड ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। सार्ध द्विशतम, देखिए घटिका दर्शन के साथ मैंने आपको पढ़ाया था कि कितना भी जो भी आपका पूरी क्वांटिटी है उसका यदि आपको आधा भाग लेना है तो उसको कहेंगे सार्ध। हमारे पास पूरी यहाँ संख्याओं की पूरा एक सर्किल है 100 संख्या, तो 100 संख्या का यदि अपन आधा करें तो वो कहलाता है सार्ध, अर्थात 100 का सार्ध हो जाएगा 50। तो सार्ध द्विशतम अर्थात 200 और उस और आधे, 200 और 100 के आधे सामान्यतया 250 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 15 अधिकम द्विशतम। 15 का तात्पर्य है 15 और 15 ज़्यादा है 100 पर, तो आपका 115 उत्तर हो जाएगा। और जबकि हमसे ऑप्शन पूछा है 250, तो 250 संख्यायाः कृते शुद्ध उत्तरम किम नास्ति? द नास्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33, कस्मिंश्चित् ग्रामे 4 ब्राह्मणपुत्रा वसन्ति स्म। किसी गांव में 4 अर्थात 4 ब्राह्मणपुत्राः वसन्ति स्म। देखिए वसन्ति स्म, किसी भी लट लकार के साथ जब स्म आ जाए, वसंती वस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है, और यदि लट लकार के साथ जब भी आपका स्म पूछा जाए तो वो आपका पास्ट टेंस बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। लट लकार के साथ फिर नियम लिख दीजिए चाहें तो, लट लकार के साथ यदि स्म पद का प्रयोग कर दिया जाए तो वो आपका लंग लकार बन जाएगा, अर्थात आपका भूतकाल बन जाएगा। तो किसी गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे,
ये हमसे पूछा गया है। इस चत्वारों को आधार मानकर प्रश्न निर्माण करना है। देखिए, जो प्रश्न निर्माण का आपका रेखांकित पद है वो यदि संख्या में है तो संख्यावाचक प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। ऑप्शन अ है का आपका संख्यावाचक पद नहीं है। का तो आपका सर्वनामक शब्द है। किम भी आपका सर्वनामक शब्द है। किम का तात्पर्य है कौन और क्या। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कानी आपका किम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा एवं द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। किम के कानी अर्थात नपुंसकलिंग कानी है, ये भी आपका पद नहीं होगा। हमसे चत्वारों अर्थात 4 संख्या के बारे में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 4 संख्या का सर्वनामक शब्द बनता है कति अर्थात कितने। तो कस्मिंश्चित् ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः वसन्ति स्म, इसका प्रश्न हो जाएगा कस्मिंश्चित् ग्रामे कति ब्राह्मण पुत्रा वसन्ति स्म, कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। रात्रौ सहसा गृहात् रिक्त स्थान न गंतव्यम। देखिए, तव्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। गंतव्यम का तात्पर्य है, देखिए पूरा पद ले लेते हैं, न गंतव्यम नहीं जाना चाहिए। न गंतव्यम पद का तात्पर्य है नहीं जाना चाहिए। रात्रौ अर्थात रात्रि में, सहसा अर्थात अचानक से, गृहात अर्थात घर के, बाहर नहीं जाना चाहिए। ये कॉमन सेंस है, कॉमन सा सेंटेंस है कि रात्रि में अचानक से घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो बाहर के लिए यहाँ कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है। देखिए, ऑप्शन अ है समीपम, समीप अर्थात निकट, रात्रि में घर के समीप तो जा सकते हैं। बहि अर्थात बाहर, तो यह पद आपका बिल्कुल शुद्ध है। रात्रौ सहसा गृहात बहि न गंतव्यम, ये बहि आपका अव्यय पद है। और ये जो 34वां प्रश्न था आपका, ये भी अव्यय से संबंधित है। देखिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपकी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें से सुक्ति का संकलन मैंने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 35 है, न ही रिक्त स्थान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह जो प्रश्न या यह जो आपकी पंक्ति है, यह आपकी महाभारत एवं भगवत गीता से ली गई है। यहाँ पर लिखा गया है कि इससे पवित्र कुछ भी नहीं है। अब किससे पवित्र कुछ भी नहीं है, तो आपको पूरी सुक्ति याद रखनी है कि ज्ञानम न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। और ज्ञान ऑप्शन दे रखा है हमको ऑप्शन द में, न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम इह विद्यते, अर्थात ज्ञान से पवित्र इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन द। तो देखिए, ये जो 35वां प्रश्न था अपना, यह इस 5th टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।